इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। मतलब अक्टूबर 2024 से लेके आज की तारीख तक हमारे रिश्तों में काफ़ी सुधार आया है। सुधार इसलिए आया है क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच काफ़ी बातचीत हुई और दोनों का ये संशय रहा कि हम किसी तरह वहाँ पे जितनी नॉर्मेल्सी ले आएंगे उससे हम दोनों देशों का फ़ायदा है। आप देखिए 21 अक्टूबर पिछले साल जब हमारे ईस्टर्न लद्दाख में जो समझौता हुआ था एलएसी के ऊपर, उससे कितना फ़ायदा हुआ। कज़ान में इसलिए 24 तारीख को जो दोनों की मुलाकात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, वो पिछले साल अक्टूबर में हुई। और देखिए इस बार जो हमारी सितंबर में हुई जब ये यहाँ गए थे अपनी एससीओ मीटिंग के लिए गए थे, तो इसमें भी बातचीत यही हुई कि सबसे पहले हमें डायलॉग करना चाहिए, यानी बातचीत करनी चाहिए और हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ढूंढना है, यानी कोई हल ढूंढना है कि ये जो संघर्ष हमारा हुआ है इसका क्या हल मिल सकता है। तो जब वहाँ से पॉलिटिकल डायरेक्शन क्लियर होते हैं तो हर जगह फ़ायदा होता है। आप देखिए हमारे विदेश मंत्री तो मिलते ही रहते हैं, हमारे जो एसआर मीटिंग जिसको बोलते हैं, जो एनएसए साहब हमारे उनके विदेश मंत्री के साथ करते हैं, मांगी के साथ, उन्होंने पहले 18 दिसंबर को की, उसके बाद अभी उन्होंने 18-19 अगस्त को किया, तो उसमें कोई चीज़ें मसले सुलझ के आए। उसी प्रकार से हमारा देखिए रक्षा मंत्री जी वो जून में गए, जब जून में गए तो उन्होंने बल्कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री, उनसे बोला देखिए जी अभी वक्त आ गया है कि हमें डिसाइड करना है कि बर्फ़ पिघलनी चाहिए ना पिघलनी चाहिए, एक डिसीजन लेना चाहिए। और उसके बाद जब अभी वो बैठे हुए थे एडीएमएम प्लस में 1 नवंबर को, जब वो मलेशिया में थे, तो दोनों साथ में बैठे हुए थे और दोनों ने यही एक हल निकाला कि मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा बॉर्डर पे बातचीत होगी उतना में हल मिलेगा। लेकिन मुझे याद है मैं विदेश मंत्री से एक इंटरव्यू कर रही थी और मैंने कॉम्प्लीमेंट किया कि भारत की डिप्लोमेसी किस तरीके से बदली है। उन्होंने कहा कि अगर सरहद पर बैठी हमारी सेना उतनी मजबूत नहीं होती तो हमारी डिप्लोमेसी ऐसी नहीं हो सकती थी। मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता बात करने के लिए, और इसीलिए मैं उस डिफेंस डिप्लोमेसी की आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि जो एक हार्ड पावर डिप्लोमेसी है वो कितनी प्रभावशाली होती है। देखिए सबसे पहले चूँकि आपने श्री जयशंकर जी की बात की, विदेश मंत्री जी की, वो पिछले अक्टूबर में हमारे पास आए थे और उन्होंने सारे आर्मी कमांडर्स को एड्रेस किया था। जब उन्होंने संबोधन किया था तो उन्होंने हमें ये बताया था कि डिफेंस डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे ख्याल से भारतीय सेना को बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी का बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो हम बात करें तो हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर हुई, फौज हार्ड पावर हुई, अगर दोनों को आप मिलाते तो स्मार्ट पावर बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि डिफेंस डिप्लोमेसी को हम स्मार्ट पावर बोलते हैं। और जैसे डेटरेंस वैल्यू तो आपको पता ही है, लेकिन हम एक डिप्लोमेसी के ढंग से देखें तो बहुत हमारे दायरे बढ़ते हैं। कैसे दायरे बढ़ते हैं? कहने का ये मतलब है कि हम सबसे पहले जब दो देशों के बीच में अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसमें मिलिट्री अगर आ जाती है, तो हमारे रक्षा मंत्री जी कहते हैं संगीत और सेना ये दो ऐसे हैं जो सारे विश्व में एक दूसरे की भाषा समझते हैं। संगीत के लिए आपको भाषा समझने की ज़रूरत नहीं, मिलिट्री को आपस में बातचीत करने की भाषा की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जब हम किसी भी देश में जाते हैं जैसे मिलिट्री उससे मिलते हैं, हम दोनों एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो आपसी जो विश्वास होता है वो एक बढ़ने लगता है। जब आपसी विश्वास बढ़ने लगता है तो आप देखेंगे कि दोनों में क्लोज कॉपरेशन शुरू हो जाता है, चाहे वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हो या ट्रेडिंग के ऊपर हो या टेक्निकल एक्सचेंज का हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का हो, और किसी भी तरह की बातचीत हो, ट्रेनिंग का हो या हम एक्सरसाइजेज जो करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे इवन यूनाइटेड नेशंस में जो हमने साथ में काम करना है उसके लिए भी हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको हम अगर चाइना के संदर्भ में रखते हुए देखें और वहाँ पर बदले हुए और बदलते हुए हालात देखें, आगे का रास्ता क्या देख रहे हैं? अब यहाँ से कैसे कंप्लीट नॉर्मलसी हो सकती है और क्या उसकी दिशा में हम बढ़ चुके हैं? अगर आप देखें पिछले 1 साल में तकरीबन जो ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्शन है, हमने 1100 इंटरेक्शन किए हैं, यानी हर दिन 3 इंटरेक्शंस तकरीबन हुए हैं। तो इसका मतलब ये है जो हमारी बातचीत है ग्राउंड लेवल पे, अभी पहले क्या होता था कि सिर्फ कोर कमांडर लेवल पे होती थी, अभी हमने उसको बटालियन कमांडर, कंपनी कमांडर लेवल तक ले आए, ग्राउंड कमांडर तक ले आए हैं। तो उसका क्या फ़ायदा है कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर हम ऊपर लेवल पे जाएंगे तो फाइलों में फंसती जाएंगी, लेकिन नीचे लेवल पे हम चाहेंगे तो वो हमेशा सुलझ जाएगी। तो हमारी कोशिश यही है कि हम बात का बतरंग न बनने दें, जितनी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे सुलझा सकें। लेकिन जो मेजर डिसीजंस हैं वो अभी भी जो हमारे हाई लेवल पे ही लिए जाएंगे।
तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि जो हम लोगों का जो सोल्यूशंस है वो हम ग्राउंड पे ढूंढ रहे हैं। उससे क्या हुआ है कि दोनों साइड पे एक लचीलापन आ रहा है बातचीत करने में। दोनों साइड को चूंकि ऊपर की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं कि भाई बातचीत में जितना सॉल्व कर सकते हो, जितना आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो, उतना ढूंढने की कोशिश करो। तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कोई भी ऐसी कार्रवाई करनी, तो हमको पहले बताते हैं। पहले क्या होता था, वो नहीं बताते थे, हम दोनों में किसी प्रकार की बातचीत हो जाती थी, गर्मा गर्मी हो जाती। आजकल वो नहीं होता है। कुछ बनाया भी, हमने उनको बोला कि कृपया इसको हटाइए, ये उचित नहीं है, वो उसी टाइम हटा लेते हैं। तो एक कहना चाहिए जो ग्राउंड का कॉपरेशन है वो बहुत अच्छा है। अभी जैसे हम बात करें कि डिसएंगेजमेंट टू से डिसएंगेजमेंट काफ़ी तक हो गया है। उसके बाद जब बाउंड्री लिमिटेशन और जो बाकी बातें करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें बहुत फ़ायदा होगा आगे आने वाले दिनों में। तो एक WMCC करके एक ऑर्गेनाइजेशन हम रखते हैं जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय के उसको हेड करते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें हमारे आर्मी के भी नुमाइंदे होते हैं। तो उन्होंने 2 ग्रुप अभी बनाए हैं, एक एक्सपर्ट ग्रुप है और एक वर्किंग ग्रुप है। तो ये दोनों जो ग्रुप है हमें आगे का रास्ता बताएंगे कि कैसे हम बाउंड्री प्रॉब्लम्स को, ये सीमा की जितनी परेशानी है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, और जो वो मार्गदर्शन देंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं।